नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है और 90 सीट में से 28 आदिवासियों के लिए आरक्षित है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, 90 में 70 सीट ऐसे हैं जहां आदिवासियों की 10% से लेकर लगभग 80% तक का वोट है। इसीलिए आदिवासियों के सरकार पे बनाने का और बिगाड़ने का बड़ा खेल रहता है। आज दो घटनाएं इन आदिवासियों को लेकर जुड़ी हुई मामले आए सामने। एक, नारायणपुर के विधायक चंदन कश्यप, उन्होंने सीधे सीधे पुलिस पर आरोप लगाया कि किसी भी ग्रामीण को पुलिस माओवादी कहकर उठा ले जाते हैं। और उसके बाद एक भूचाल जैसी स्थिति निर्मित हो गई। पीसीसी अध्यक्ष भी बोल दिए उस पर, और बस्तर के सांसद भी बोले कि विधायक जी की बातों को हम गंभीरता से लेते हैं, जिला कि जो प्रशासन है उससे हम बात करेंगे। दूसरी बात है, पिछले 20 दिन से सिलगेर में, जो सुकमा और बीजापुर का सीमांत इलाका है, वहां फायरिंग हुई थी। कैंप का, वो सिलगेर कैंप का विरोध कर रहे थे। 20 दिन तक वो आंदोलन चला। आज सांसद और विधायकों का एक दल, कांग्रेस का, वो मिलने गया था उन लोगों से समझने और समझाने, और दोनों ने एक दूसरे को समय दिए। बाद में हम चर्चा करेंगे जो बातें कही है एक दूसरे ने, उसको आगे तक ले जाने की। आज इसी बात को लेकर समझने की कोशिश करेंगे, क्या आदिवासी नाराज हैं? और चर्चा में जाने से पहले आइए सुनते हैं क्या कहा चंदन कश्यप ने और उस पे क्या रिएक्शन मिला था। हमारे नारायणपुर में भी ओरछा ब्लॉक के या नारायणपुर ब्लॉक के, दोनों ब्लॉक के लोगों के यहाँ पुलिस उठा जबरदस्ती नक्सली घोषित करी। मैं तो डीआईजी से भी बात किया और उनको ये भी कहा, वास्तव में आप जानते हैं नक्सली हैं तो उनको सूची जारी कीजिए। शासन की जो समर्पण नीति है उस तरह हम उनको आत्मसमर्पण कराएंगे, उनको शासकीय लाभ दिलाएंगे। यहाँ तक कहा तो उन्होंने कहा मैं जारी कर दूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने जारी नहीं किया। प्रयास किया। और हमारे विधायक की जो बात आपने कही है, विधायक जी ने कोई बात कही है तो सरकार भी संज्ञान में लेगी कि वस्तु स्थिति क्या है। कोई अगर सत्ता पक्ष का विधायक कोई बात कहता है तो सरकार उस पर गंभीर है, उन बातों को भी गंभीरता से विचार करके उनकी बातों को सुनेगी और उस पर निर्णय लेगी। निश्चित रूप से उनकी जिले का मामला है और उस जिले को मामले को हमारे माननीय एमएलए से भी चर्चा हुई, जिला प्रशासन भी चर्चा हुई। वो भी चाह रहे हैं कि किसी प्रकार की निर्दोष लोगों पर कार्रवाई न हो, और हमारी सरकार भी चाहती है, तो उनकी मंशा साफ है। तो निश्चित रूप से इस पे भी हम लोग परीक्षण करेंगे, जिला प्रशासन तो, और उसमें भी चर्चा करेंगे, किसी प्रकार से निर्दोष आदेशों पर दिक्कत ना हो, कार्रवाई ना हो। आप इस तीनों बयान को सुने। दीपक बैज कह रहे हैं कि सरकार भी चाह रही है कि ऐसी कोई निरीह लोगों पर कार्रवाई ना हो। सिलगेर में भी यही बात कही गई है कि निरीह लोगों पर गोलीबारी हुई। क्या दोनों में कोई संबंध है, जो चंदन कश्यप कह रहे हैं और जो सिलगेर का है, या दोनों अलग अलग मुद्दे हैं? महज इत्तेफाक है, एक ही दिन में ये बातें सामने आ गई। आखिर क्या माजरा है और इसका क्या महत्व है? इन सारी बातों को लेकर अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। मेरे साथ रहेंगे 3 वरिष्ठ मेहमान। मेरे साथ रहेंगे प्रमोद दुबे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। मेरे साथ रहेंगे आज मनीष गुप्ता भी रहेंगे। मनीष गुप्ता बस्तर से वरिष्ठ पत्रकार भी है, और साथ ही रहेंगे हमारे साथ सच्चिदानंद उपासने जी आरएसएस और संघ से, और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी है, संघ से भी जुड़े हैं। अब तीनों मेहमानों का स्वागत है, बारी बारी में चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा प्रमोद दुबे जी से। प्रमोद जी, किस तरह से इसको देखते हैं? क्या दोनों में कोई समानता है? दोनों में कोई ऐसी बात है, कोई लिंक है, या दोनों अलग अलग है, महज इत्तेफाक है कि एक साथ बातें सामने आ गई? नहीं होता साहब, बिल्कुल आप एकदम क्लियर आपने पहले कर दिया है कि दोनों मामले बिल्कुल अलग अलग हैं। सिलगेर का मामला सड़क बनाने का मामला है और पुलिस के बेस कैंप बनाने का मामला है, जो वर्षों से जो प्रयास हुए और नहीं बन पाए, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार ने ये प्रयास ईमानदारी से किया कि जो 15 किलोमीटर घूमकर जाने वाला जो मार्ग है, उसमें सिलगेर से केवल 5 किलोमीटर की जो सड़क बनानी है, उस 5 किलोमीटर की सड़क बनाने में बहुत सारी तकलीफें पूर्व सरकार को भी आई, वर्तमान सरकार को भी आई। लेकिन अब हमने निश्चित रूप से, हमारी सरकार ने ठाना है
कि वहां नक्सलियों के बेस कैंप नहीं, अब पुलिस के बेस कैंप वहां निश्चित रूप से लगाए जाएंगे। सिलगेर और वहां के आसपास के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है, और एक आवागमन अगर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इस मार्ग के बनने से नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ऐसा वो समझ चुके हैं। पहले भी इसको नहीं बनाने लेकिन दिए चंदन थे। कश्यप की बातों को क्या कहेंगे सर? चंदन कश्यप जी की बातों को निश्चित रूप से वो एक जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि की बातों को गंभीरता से ये सरकार लेती है। इसीलिए 9 लोगों की जांच कमेटी बनाई गई है, और वो जो 9 लोग के द्वारा जिसमें उनको स्वयं को शामिल किया गया है। आपको मालूम है होता साहब कि पिछली सरकार में भी बहुत सारे आदिवासियों को नक्सली बता करके जेल के अंदर डाल दिया गया था। हमारी सरकार बनने के बाद बहुत से लोगों को रिहाई भी की गई, और आगे भी अगर इस प्रकार के लोग कहीं परिदृश्य में दिखाई देंगे या उनको जबरदस्ती कहीं बंद किया गया होगा तो ये सरकार कृत संकल्पित है। इसीलिए जन भावनाओं को कद्र करते हुए जनप्रतिनिधियों की समिति बनाई, उसमें अधिकारियों को भी रखा उपासना गया जी, है। ठीक है, मैं उपासना जी के पास आऊंगा। मैं मनीष जी से एक चीज समझना चाहता हूं। मनीष गुप्ता जी, मैं एक चीज समझना चाहता हूं। चंदन कश्यप की जो बातें आज सामने आई, क्या यह महज इत्तेफाक है? जिस दिन टीम सांसद और विधायकों का दल सिलगेर जा रही थी, निरीह ग्रामीणों पर अत्याचार के बाद उन लोग कह रहे थे, सर्वाधिक आदिवासी समाज इस मुद्दे को उठा रही थी, और उसी वक्त चंदन कश्यप की ये बातें आई। तो मनीष जी, क्या ये महज इत्तेफाक माने या क्या, कैसे देखते हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि चंदन कश्यप जी का जो ये कल जो स्टेटमेंट आया है, ये निश्चित रूप से अप्रत्याशित स्टेटमेंट है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल का विधायक अगर, और वो धुर नक्सल प्रभावित इलाका और जो अबूझमाड़ के इलाके का विधायक अगर ये भाषा बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है मुझे 2 बातें नजर आती हैं। एक तो ये है कि सिलगेर का मामला लगातार अभी तूल पकड़ रहा है, और प्रतिनिधि मंडल में वो भी शामिल है, और धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में उनको जाना है। दूसरा मामला यह है कि पुलिस की जो समस्या, पुलिस और जनप्रतिनिधियों के बीच में हमेशा टकराव की स्थिति रही है। बस्तर में हमेशा पुलिस को लेकर के जनप्रतिनिधियों की जो भावनाएं हैं या उनकी जो बातें हैं, वो यदा कदा ही इस प्रकार से निकल करके आती हैं। आमतौर पर देखिए, पुलिस की जो वर्किंग है वो लॉ एंड ऑर्डर की वर्किंग है। कई बार जनप्रतिनिधि और जो क्षेत्र में जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर के लगातार जो विरोधाभास है, ये उसकी भी परिणति है। मुझे लगता है कि बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में जो संवेदनशील इलाका है, आज जो है पुलिस रिफॉर्म की जो है वो सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, नक्सल प्रभावित इलाके में कभी जो नक्सलवाद को लेकर के जब बात उठी है, कांग्रेस का पक्ष हमेशा रहा है ये सामाजिक आर्थिक समस्या है। झीरम घाटी कांड के बाद कांग्रेस का परसेप्शन बदला, और कांग्रेस भी इसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की तरह देखने लगी और हैंडल करने लगी। अभी जो चीजें छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार में कई ऐसे लोग हैं जो कभी सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका भी निभाते रहे हैं। आमतौर पर ऐसे लोगों को पुलिस की ये भूमिका अभी भी सही ढंग से एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से पुलिस और सरकार के बीच की जो ये टकराहट है, उसी का परिणाम है। प्रतिनिधियों के बीच की टकराहट है, ये उसी का परिणाम है। हाँ, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है। ठीक है, उपासना जी, सच्चिदानंद उपासना जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उपासना जी, किस रूप से इसको देखते हैं? बीजेपी, कांग्रेस, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं है बस्तर की जो माओवादियों के हाथों जिसका नुकसान नहीं हुआ है, सभी का हुआ है। आप इसको, इस पूरे जो 3 बातों को जो मनीष जी ने कही, जो प्रमोद जी का भी बात रखना था, और साथ ही चंदन कश्यप और सिलगेर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चंदन कश्यप जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, वर्षों से उस क्षेत्र में वे काम कर रहे हैं,
और जब पानी सिर से ऊपर चढ़ गया है तब उनको इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से इन सब बातों को कहना पड़ा है। और उन्होंने नारायणपुर में भी जिस प्रकार से पुलिस के अत्याचार आदिवासियों के साथ हो रहे हैं, उस बात को स्वयं उन्होंने खुलासा किया है। तो कोई जनप्रतिनिधि इस प्रकार से जब उसने बातें शासन तक पहुंचाई होंगी, सुनी नहीं गई, जब उन्होंने कहा कि मैंने डीआईजी तक बातें पहुंचाई तब भी नहीं सुनी गई, और उसके बाद ये बाध्य होकर उनको सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को बोलना पड़ा है। तो इससे सरकार की किस प्रकार की कार्य चल रहे हैं सरकार के, ये सब स्पष्ट हो गया। एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आदिवासियों को, निरपराध आदिवासियों को जेल की शिक्षा में डाला गया। यहाँ तो निरपराध आदिवासियों को जान से मारने का आरोप उनके ही विधायक के द्वारा लग रहा है। तो ये इस प्रकार से ये जो आंदोलन चल रहा है लंबे समय से, और उसकी सूद आज ली जब काफी लंबे समय से वे आंदोलनरत वहां पर आदिवासी जो है बड़ी संख्या में, और अपनी मांगों को लेकर कि जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ ये पुलिस चौकी खोलकर, आखिर वो भी इतने दिन बाद सड़क पर आए, तो जब बहुत सी घटनाएं हुई होंगी, जब वे उससे परेशान हुए होंगे, जब उनके साथी मारे गए होंगे, तब जाकर वो सड़कों पर आंदोलन के लिए बाध्य हुए और बड़ी मात्रा में वो आंदोलन करने लगे कि उनको जो है आदिवासियों को सीधा सीधा नक्सली समझकर उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनकी जानें ली जा रही है। तब ये आक्रोश जो है सड़कों पर दिखा है, और उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति जो है ये उनके विधायक ने भी की है। तो ये सरकार जिस प्रकार से दोहरा चरित्र करती है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये आदिवासियों के नाम पर नक्सलियों का मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है। ठीक है प्रमोद जी, पर इस बातों से दो बातें सामने आ रही है। पहली बात यही है कि आपकी जिस हिसाब से अपने विधायकों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसकी कमी दिख रही है क्या? तभी इस तरह के बयान आ रहे हैं प्रमोद जी। होता साहब, मैं इसे इसलिए इसमें नहीं बोलना चाहता क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होता है, उसकी जो भावनाएं होती है वो क्षेत्र की जनता के अनुसार होती है, और क्षेत्र की जनता के निर्णय का सम्मान करना हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। हाँ, नहीं, उन्होंने अपनी बात ऐसी बात है जैसे मनीष गुप्ता जी ने कहा, वो तो वरिष्ठ पत्रकार है। जी जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं होता साहब, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाली बात आती है, होता साहब आपको मालूम है कि कांग्रेस की पूरी सेकंड, जी जी जी, होता साहब आपको मालूम है कि बोलिए सर, बोलिए ना, पूरी लीडर जी, होता साहब जीरम घाटी की एक पूरी घटना में कांग्रेस का एक बड़ा दल और बड़े हमारे कांग्रेस के लीडर्स हम लोगों ने खोए। ताड़ मिर्टला का बड़ा कांड हुआ, लड़कियों के बलात्कार के बहुत सारे मामले कांकेर में देखने को मिले। तो कांग्रेस ने इन सब चीजों को बहुत संजीदगी से इन चीजों को देखा है, और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आदिवासियों के हक में जो भी बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा, ये भूपेश बघेल जी की सरकार करने के लिए कृत संकल्पित है। इसीलिए बस्तर विकास प्राधिकरण में, जिसमें मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष हुआ करते थे, उसमें कह रहे हैं स्वयं वहां उन लोगों को अध्यक्ष बनाकर यही बात बिठाया गया है कि प्रमोद जी आपकी परसेप्शन का नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है, आपके परसेप्शन का परिवर्तन हुआ, आप लोग भी इस बात को समझे। लेकिन एक बात का परिवर्तन और भी हुआ, 15 साल के या 20 साल के संघर्ष के बाद बस्तर में कांग्रेस काबिज हुई, सरकार में भी आई और बस्तर में भी जीत के आई। उन लोगों को लगता था अब हमारी सरकार है, और जब अभी भी अगर डीआईजी हो या जो भी एसपी हो या जो भी बातें हो, अगर वो उनको जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से विधायक के मन में इस बात को लेकर पीड़ा होगी। क्योंकि आप ही लोगों ने कहा था कि सत्ता में आने से पहले कि निरीह आदिवासियों को जो जेल में बीजेपी के शासनकाल में रखा गया है, उनको छोड़ा जाएगा। वही बात को क्या चंदन कश्यप जी दोहरा रहे हैं? नहीं, आपको पूर्व से मैं आपकी
स्वयं जानकारी में है इन चीजों को कि पिछली सरकार में कितने लोगों को इस प्रकार से पकड़ के जेल में डाले गए थे और उनको इस सरकार में जो गुण दोष के आधार पर जो निर्दोष लोग थे उनको छोड़ने का बड़ा काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि सिलगेर में जो 5 किलोमीटर जो सड़क बनाया जाना है उसमें नक्सली किसी भी स्थिति में संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, नियम को नहीं मानते। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर के सरकार बिल्कुल अडिग है और हम सड़क भी बनाएंगे, जनप्रतिनिधियों की भी बात सुनेंगे, जहां कोऑर्डिनेशन की कमी होगी वहां कोऑर्डिनेशन भी बैठाने में ये सरकार सक्षम है। और आगे हम आप देखिएगा होता साहब, पिछली बार 5,900 से ज्यादा लोगों की मृत्यु अक्सर हम आंकड़ों में देखा करते थे। अब कम से कम ये घटनाएं कम होने लगी है। सरकार का विश्वास आदिवासियों के प्रति और आदिवासियों के प्रति सरकार का विश्वास दोनों का बढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ कमियां होगी, जो जनप्रतिनिधियों की बातें होंगी उनको भी सुनी जाएगी और अधिकारियों की भी बातें सुनी जाएगी और जो एक्टिविस्ट जो लोग हैं जो सरकार की मदद करते हैं मनीष जी साथ में भी बिठा करके निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी ठोस पहल की जाएगी। ठीक है मनीष जी, मैं एक बात समझना चाहता हूं। जिस सिलगेर कैंप को लेकर हंगामा हुआ, गोलियां चली, आज अगर उस कैंप को छोड़ दिया जाता है तो आगे चल के सरकार के लिए या पुलिस के लिए दूसरा कोई कैंप स्थापित करने में भारी कठिनाई होगी, क्योंकि वो एक मौका मिलेगा। दूसरी बात है, सबको पता है ये पुवर्ती के बहुत नजदीक है और पुवर्ती हिडमा का गांव है, तो उनको भी डर है कि कहीं उस इलाके में हिडमा पर ये हावी होने का ये कैंप बनाया जा रहा है, ये बात भी कही जा रही है। तो माओवादी भी इसका फायदा उठाने का कोशिश कर रहे होंगे। आदिवासियों को भी डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक तो माओवादियों की तरफ से भी है, एक पुलिस की भी तरफ से है। तो आप जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, क्या सरकार दोनों तरफ से थोड़ा दुविधा में फंसी हुई है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हम इसको यक्ष प्रश्न कहें तो मुझे इसमें कोई गुरेज नहीं है। पुलिस का जो नजरिया है वो कहीं भी किसी भी सरकार के या लोकतांत्रिक नजरिए से एकदम उलट है। लेकिन आज जब बस्तर की बात हम कर रहे हैं तो ये वो बस्तर नहीं रहा जो 2 दशक 3 दशक पुराना बस्तर रहा हो। आज बस्तर के अंदरूनी इलाकों में शिक्षा पहुंच चुकी है, वहां का नवयुवक जागरूक हो चुका है, अपने अधिकारों के लिए सामने आ रहा है और खड़े हो रहा है, विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है। ये जो सिलगेर का मामला है, सिलगेर के मामले में 2-3 पहलू हैं। पहला जो आपने अभी कहा कि ये हिडमा का गांव है, पुवर्ती के नजदीक है, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस सड़क के बनने से या यहाँ कैंप स्थापित होने से नक्सलियों की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो मतलब आधार इलाका है वो सिमटेगा। दूसरी बात यह है कि जो बासागुड़ा से लेकर के जो जगरगुंडा को जोड़ने वाली जो सड़क है, ये सड़क जो है बहुत शहादत ले चुकी है। लगभग 50 से ज्यादा लोग इस सड़क की सुरक्षा में शहीद हो चुके हैं और ये सिलगेर की घटना जो है पुलिस को बड़ा कटु अनुभव है इस मार्ग के निर्माण को लेकर के, और आज भी लगभग 1.5 दशक के बाद भी अभी ये सड़क पूरी नहीं हो पाई है। तीसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं, सिलगेर के मामले में सरकार ने बड़ी संवेदनशील पहल की है। निश्चित रूप से मैं ऐसी पहल का स्वागत करता हूं कि बस्तर के इलाके में अगर जनप्रतिनिधियों को आप सामने नहीं लाएंगे तो मुझे लगता है कि वो जो है अपनी बात सरकार और जनप्रतिनिधियों तक ग्रामीण नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन इसमें एक दुर्भाग्यजनक पहलू ये भी है कि सिलगेर का जो इलाका है वो कोंटा विधानसभा का इलाका है। अगर इसमें कवासी लखमा को शामिल किया जाता, 5 बार से विधायक रहे हैं वो, उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। सिलगेर कोंटा विधानसभा का मतदान केंद्र क्रमांक 1 है और वहीं से कोंटा विधानसभा की गिनती शुरू होती है। लेकिन इस कमेटी में लखमा जी को शामिल न किया जाना कई सवाल खड़े करता है। मुझे लगता है कि अगर इसकी लीडरशिप लखमा जी को दी जाती तो शायद और बेहतर ढंग से ग्रामीणों की भावनाएं सरकार तक आती और सरकार को इस समस्या को हो सकता है लखमा जी की कैबिनेट है,
मनीष जी, बिल्कुल जी जी हो सकता है लखमा जी कवासी निश्चित लखमा रूप से कैबिनेट में मंत्री है है और कैबिनेट का ही मंत्री अगर रहे तो पूरी सरकार, तो इसीलिए भी शायद सरकार सोच रही होगी उनको नहीं रखने की। लेकिन उपासना जी, मेरा एक सवाल है आपसे, ये बात एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में आया था जब आप ही की सरकार, आप ही की पार्टी सत्ता में थी, कि जब तक आप राजनीतिक गतिविधियों को और जो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को आगे नहीं करेंगे तब तक माओवाद का हल नहीं होगा। आज शायद ये पहली बार है कि एक सांसद और उसके पीछे पीछे सारे विधायक बस्तर के वो सब वहां पे सम्मिलित है। निश्चित रूप से अब आप कवासी को आप कह सकते हैं क्यों रहे नहीं रहे, क्योंकि बस्तर के इकलौते मंत्री है और मंत्री का मतलब सामूहिक दायित्व वो सरकार का समझा जाता है। फिर विधायक और आज जैसे बोले कि वो सरकार से कैसे बात करेंगे, इसलिए कवासी लखमा को अगर हम माइनस कर दे, बाकी लोग जो मिलने गए थे, इस बात को आप स्वागत करेंगे? क्योंकि शायद सही में पिछले 2 दशक में बस्तर में पहली बार हुआ कि जनप्रतिनिधियों को किसी समस्या का समाधान के लिए, पहल करने के लिए उन्हीं के हाथों चीजें दी गई है। उपासना जी, देखिए, अभी कांग्रेस ने कहा कि आदिवासियों का विश्वास कांग्रेस पर, सरकार पर बढ़ा है और सरकार का भी आदिवासियों पर बढ़ा है। तो ये आंदोलन यदि विश्वास अर्जित किया होता तो इतना बड़ा आंदोलन जो है उनके जनप्रतिनिधियों के द्वारा और उनके जनप्रतिनिधियों के खिलाफ या सरकार के खिलाफ सड़कों पर नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कांग्रेस पार्टी 15 वर्षों तक हम पर आरोप लगाती रही कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, आदिवासियों को महत्व नहीं दिया। और जब ये कांग्रेस को पूरी तरह से समर्थन आदिवासियों ने दिया, चाहे बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, उनके बदौलत सरकार बनी, लेकिन न तो यहाँ पर कांग्रेस ने उनका मुख्यमंत्री बनाया। सर संक्षिप्त में सर, बिल्कुल आखिरी पड़ाव में है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से वो दिखाई दे रहा है आदिवासियों के बीच में कि आपने हमारा वोट तो ले लिया, हमारे वोट बैंक से आपने सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार में जो प्रतिनिधित्व हमको मिलना चाहिए था महत्वपूर्ण पदों पर, वो नहीं मिला। इसका आक्रोश भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों में दिखाई दे रहा है। जी, उसी का परिणाम है। ठीक है, आज समय हो गया है, इससे ज्यादा चर्चा के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मनीष गुप्ता जी, साथ ही उपासना जी और साथ ही प्रमोद दुबे जी, तीनों मेहमानों से माफी चाहूंगा क्योंकि इससे आगे हम चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन एक बात तो तय है, माओवाद को लेकर कई बातें सामने आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक राजनीतिक वहां पे एक्टिविटीज, पॉलिटिकल एक्टिविटीज जब तक नहीं बढ़ेंगे, जनता जो वोटर है वो जब तक ये नहीं महसूस करेगा कि ये मेरी सरकार है, इस जो निर्णय लिया गया है उसमें मेरी भी हिस्सा है, मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूं, शायद तब तक बस्तर में हम बहुत कुछ विकास नहीं देख सकते और राजनीतिक जो गतिविधियां हैं वो तब तक शायद उस मात्रा पे नहीं दिखेंगे। यह अच्छी कदम है, अच्छी पहल है कि पहली बार जनप्रतिनिधियों को उन्हीं के इलाकों पे कोई समस्या का समाधान के लिए भेजा गया है। उम्मीद करें कि यह जनप्रतिनिधि उन आदिवासियों के और सरकार के दोनों के मापदंडों पर खरे उतरे और कोई समाधान का रास्ता निकाले, ताकि आगे चल के कभी भी इस तरह की समस्या हो तो उसका समाधान राजनीतिक रूप से निकाला जाए। आज समय हो गया है, एक नए विषय को लेकर कल फिर उपस्थित होंगे, तब तक हमें दीजिए विदाई।